कहा जाता है जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत और गंभीर होता है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तेज होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे वहां भी मौन साध लें। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। इसलिए कम बोलिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य से जुड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यूजिक एंड न्यूज में बताएंगे 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से संबंधित सारी जानकारी। किस दिन कहां के कपाट खोले जाएंगे और क्या है QR कोड। साथ ही मिलवाएंगे कश्मीर के अब्दुल्ला से, जानेंगे जांबाजी और जिंदादिली के इस व्यक्ति को। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का बेंगलुरु में उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2022 एक 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार में अग्रणी बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। यह सम्मेलन आज से शुरू होकर 1 मई तक चलेगा। सम्मेलन की थीम है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में सरदार धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। सरदार धाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन 2026 के तहत ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये शिखर सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहले 2 शिखर सम्मेलन 2018 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे और अब वर्तमान शिखर सम्मेलन सूरत में हो रहा है। GPBS 2022 का मुख्य विषय है आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत। आज टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह की बैठक हो रही है जिसमें विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि NTAGI समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने पर फैसला किया जाएगा। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता जल्द से जल्द सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण करने की है, जिसके लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। वित्त मामलों की संसदीय समिति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की जांच के लिए कई बड़ी टेक कंपनियों को तलब करने का फैसला किया है। समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर अगली बैठक में सभी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया जाएगा। इसमें गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर और दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इस मुद्दे पर समिति की अगली बैठक मई महीने में होनी है। मामले की जांच कर रही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से प्रेजेंटेशन के बाद वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पोत रोधी संस्करण का संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अंडमान निकोबार कमान ने ये जानकारी दी है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने भी 19 अप्रैल को ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से परीक्षण किया था।
पिछले 8 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है, जबकि सुरक्षा बलों के हताहत कर्मियों की संख्या में 75% और नागरिकों की मृत्यु में 99% की कमी आई है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। देश में मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी अत्यधिक गर्मी जारी है। ऐसे में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने यह भी कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। डे टू डे बेसिस हम कोल बेचते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। अब मौसम से जुड़ी हुई खबर। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में बारिश, गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है और मई के पहले सप्ताह के दौरान पश्चिमी विक्षोभ बढ़ने और बारिश की संभावना जताई है। इंटायर मार्च भी देखें तो बहुत सारे ऐसे दिन रहे जिसमें जो तापमान थे वो 6 से लेकर 8 डिग्री तक ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। और जो इस बार अगर पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो इस साल जो मार्च का महीना था वो वार्म रहा। कई जगह जो टेम्परेचर जो है वो थोड़े रिकॉर्ड भी हुए, जैसे कि पटियाला में था। पटियाला में पिछले 70 सालों में जो इस बार मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा जो तापमान वो रिकॉर्ड किया गया था। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु फिलीपींस के मनीला में खेली जा रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिला एकल मुकाबले में उन्होंने सिंगापुर की यू यॉन हुई पर सीधे गेम में जीत दर्ज की। उन्होंने 21-16, 21-16 से जीत हासिल की। सिंधु अपने अगले मैच में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त बिंग जियो से भिड़ने वाली हैं, जिन्हें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक मुकाबले में हराया था। और अब खबरें राज्यों से। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुंबई के रियल्टर संजय छाबड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। छाबड़िया को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने 2020 में कपूर और DHFL के कपिल वधावन सहित अन्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कंपनी ने शहर में 30 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अपनी इमारत का काम भी शुरू किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री KT रामाराव की उपस्थिति में हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत करेंगी। वो इसमें भाग लेने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगी। 6 साल के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के एजेंडे में तुरंत न्याय, मुकदमों में देरी में कमी और न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियों के एजेंडे के रहने की संभावना है।
दिल्ली विश्वविद्यालय आज नई प्रवेश प्रक्रिया में आवेदकों की मदद करने के लिए अपना दूसरा वेबिनार आयोजित करेगा। वेबिनार विशेष रूप से आरक्षण नीति संबंधित चिंताओं को संबोधित करेगा। SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET में पंजीकरण के लिए आवश्यकता दस्तावेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा पुलिस ने नियंत्रण रेखा के पार तस्करी और हथियार और गोला बारूद लाने में शामिल आतंकवादियों के 3 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में जांच अभी भी जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन में गिरावट की समीक्षा के लिए कुलपति योगेश सिंह ने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता छात्र कल्याण विभाग के डीन पंकज अरोड़ा करेंगे। छात्र कल्याण संयुक्त डीन गुरप्रीत सिंह को समिति का सदस्य और सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पार्टी विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। उन्होंने विशेष PMLA कोर्ट से अपनी बीमारी का हवाला देकर जमानत की अपील की है। बंबई हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली राहत की समय सीमा 14 जून तक के लिए बढ़ा दी है। उन पर विमान वाहक पोत विक्रांत का कायाकल्प करने के लिए जुटाए गए कोष का गबन करने का आरोप है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भलस्वा कूड़ा स्थल पर आग लगने के मामले में उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर दिल्ली नगर निगम पर आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने और लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई की गई है। मंगलवार को भलस्वा के कचरे के पहाड़ में आग लगी थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी फरीद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब बात करें कोरोना की। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। और अगर किसी को किसी काम को अंजाम देने के लिए लगन में देर सवेर हो तो भी अगर मेहनत करें और परिश्रम करें तो उस काम को कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला कश्मीर में। मोटर कार चलाना बड़ी मेहनत का काम है और कार रेसिंग उससे भी ज्यादा मुश्किल। इन उबड़ खाबड़ इलाकों में गाड़ी चलाने को एक्सट्रीम ड्राइविंग कहते हैं। एक्सट्रीम ड्राइविंग किसी भी ड्राइवर के हौसलों का मुकम्मल इम्तिहान लेती है और केवल एक्सपर्ट ड्राइवर ही एक्सट्रीम ड्राइविंग कर पाते हैं। लेकिन दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के 23 साल के सायर अब्दुल्ला ने अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स में नाम कमाया है। वकालत की पढ़ाई कर रहे सायर को गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। ये 11 साल की उम्र में एक बस दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसमें इनका दाहिना बाजू टूट गया। इलाज हुआ जरूर, लेकिन जख्म ठीक नहीं हुए और आखिर कुछ दिनों बाद सायर की जान बचाने के लिए इनका हाथ काटना पड़ा। लेकिन ये एक्सीडेंट इनके हौसलों को उड़ान दे गया। कुछ सालों के बाद जब ड्राइविंग लाइसेंस लेने की उम्र हुई तो इन्होंने मोटर गाड़ी से रिश्ता जोड़ लिया और एक हाथ से ही ड्राइविंग सीखी और करनी शुरू कर दी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2007 में। मैं तब 5th क्लास में था। तो सुबह जब मैंने बस बोर्ड कर ली थी तो आगे जाके उसका ब्रेक फेल हो गया था और वो पलटकर टर्टल हो गई और मेरी राइट आर्म फ्रैक्चर हो गई, जिसकी वजह से फिर ये 16 स्किम्स में एम्पुटेट करना पड़ा। उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई क्योंकि मेरे सामने काफ़ी नए नए चैलेंजेस आए।
पेरेंट्स के उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिया, तो उसकी वजह से मेरे में भी ये हुआ कि मेरे को पर्पस ढूंढना अपनी लाइफ का, और जो भी कुछ मुश्किलात मेरे सामने वो एज ए चैलेंज में ले लेता हूँ और उनको टैकल करता हूँ अपनी लाइफ में। सायर बाएं हाथ से गाड़ी चलाते हैं। ऑफ रोडिंग क्लब चलाने वाले साजिद अली से जब इनकी मुलाकात हुई तो इनकी जिंदगी को मानो एक मकसद मिल गया। सायर ने कश्मीर ऑफ रोड क्लब के साथ बतौर नेविगेटर चलना शुरू किया था और फिर जल्द 4x4 मोटर चलाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे आज सायर पहाड़ी इलाके की तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ चुके हैं। उन्होंने पहले ये भी बोला कि ये एडवेंचर स्पोर्ट है लेकिन इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, और वो भी बता दिया। तो फिर बोला कि अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहते हो तो ठीक है। तो मैंने भी फिर एग्री किया क्योंकि मेरे में बहुत शौक़ था कश्मीर ऑफ रोड के साथ जाना। तो उन्होंने बोला आप हमारे साथ ट्रेल पे आ सकते हो। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि ये स्पेशली एबल्ड है, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस देख के भी शायद वो बहुत खुश हुए। सायर ऑफ-रोडिंग को एक पैशन के तौर पर ले रहे हैं। वो ऐसे लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं जो अपने शरीर के किसी अंग के खो जाने के बाद जीना ही छोड़ देते हैं। इन्होंने पिछले महीने अपनी पहली 4x4 जिप्सी गाड़ी खरीदी और इसका नाम रखा ब्लिज़ार्ड। इसका मतलब होता है बर्फीला तूफान। सायर अब राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इनकी इस ख्वाहिश में सारा परिवार इनके साथ है। शालिनी, हौसला आपके साथ हो और लक्ष्य आपके सामने हो तो कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। बिल्कुल, अगर शिद्दत से कुछ पाना चाहें तो आपके रास्ते की जो भी रुकावटें हैं वो खुद ब खुद छोटी बन जाती हैं और आप अपने मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। प्रतिबिंब, फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद क्या रहेगा खास? जी हाँ, नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आपके सांसद में इस हफ्ते देखिए 30 वर्षों का सियासी अनुभव और लगातार 7 चुनाव जीतने वाले मुंबई नॉर्थ सीट के सांसद गोपाल शेट्टी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। 55 साल अपने जीवन के मैंने स्लम में रहकर गुजारा है। 3 बार पार्षद और 2 बार विधायक बनने के बाद में भी मैं स्लम में ही रहा। आज भी मुंबई शहर में 14 लाख से भी ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अब ये रफ्तार को अगर हम देखेंगे तो आने वाले 80-90 साल तक हम मुंबई को स्लम फ्री कर नहीं पाएंगे। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। और जान लेते हैं कि 29 अप्रैल के दिन आज के इतिहास में क्या कुछ लिखा हुआ है। 29 अप्रैल वर्ष 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलीमानूर में हुआ था। वे भारत के मशहूर चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का प्रभावशाली इस्तेमाल दिखता है। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। गुजरात के वडोदरा में स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। उनके चित्रों को मूल रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिनमें पोर्ट्रेट, मानवीय आकृतियों वाले चित्र और इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र शामिल हैं। भारतीय कला में उनके महान योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की स्थापना की, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 29 अप्रैल वर्ष 1919 में उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी का जन्म जम्मू और कश्मीर में हुआ था। वे एक लोकप्रिय भारतीय तबला वादक थे। वे मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता थे। अल्लाह रखा ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के एक कर्मचारी के रूप में शुरू की। उन्होंने भारत के ख्याति प्राप्त शास्त्रीय संगीतज्ञों के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने तबले की थाप से समा बांधा। अल्लाह रखा ने बड़े गुलाम अली खान, अलाउद्दीन खान, विलायत खां, वसंत राय, अली अकबर खान और रविशंकर समेत कई प्रख्यात एकल प्रस्तुति देने वाले कलाकारों के लिए तबले पर संगत की। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद अल्लाह रखा खां को भारत सरकार ने वर्ष 1977 में पद्मश्री से नवाजा। और इतिहास के बाद नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आज एक विशेष बैठक होने वाली है।
संसद की पुनर्गठित लोक लेखा समिति की बैठक भी आज होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज IRS के 74वें बेंच को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2022 के जनादेश दस्तावेज का आज शुभारंभ करेंगे। और प्रतिबिंब, आज पता है आपको क्या है खास? जी हाँ, नृत्य दिवस है, शायद विश्व नृत्य दिवस। बिल्कुल, और 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल 1982 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। हाँ, और यूनेस्को की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति के रूप में आज का दिन नृत्य दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। आपको दिखाते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश्य आखिर क्या है। नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। ये एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। जब बच्चे का जन्म होता है तब वो अपने पैर और हाथ हिला के अपने भाव व्यक्त करता है कि वो भूखा है। इन्हीं अंगों की क्रिया से नृत्य का जन्म हुआ। ये क्रिया केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और देवी देवताओं को भी पसंद है। लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने इस दिन को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में ये दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता की अलख जगाना है। साथ ही इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। इसके अलावा सरकारों द्वारा पूरी दुनिया में नृत्य को शिक्षा की सभी प्रणालियों में एक उचित जगह उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य है। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है शालिनी? प्रतिबिंब, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो है तीर्थ स्थलों की यात्रा। अधिकतर लोग जीवन में एक बार गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा बंद थी। प्रतिबिंब, जी हाँ, और इस बार यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त बंदोबस्त भी किए हैं। प्रतिबिंब, आपको पता है कि 3 मई से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा के लिए यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चलिए यहाँ जानते हैं शालिनी की यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और किस दिन कहां के कपाट खोले जाएंगे। साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताते हैं कि आखिर क्या है QR कोड। ये सब कुछ जानिए हमारे साथ। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होगी। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। चारधाम की यात्रा में आने वाले भक्तों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इन 4 धामों के बाद 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा के लिए QR कोड जारी किया गया है। QR कोड यात्रियों को दिए जाने वाला रिस्ट बैंड में रहेगा, जिसे प्रत्येक धाम में स्कैन किया जाएगा। QR कोड से पर्यटन विभाग को जानकारी मिलती रहेगी कि कौन सा यात्री कहां पर है। साथ ही पंजीकरण करने वाले यात्री ने दर्शन किए हैं या नहीं, इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों और उनके वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट जारी की गई है। यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। पंजीकरण करने वाले तीर्थ यात्रियों का डाटा संबंधित जिलों के DM व SDM के साथ साझा किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार यात्रा के लिए हवाई जहाज की भी सुविधा शुरू की जा रही है। हवाई जहाज की बुकिंग हेली सर्विस की वेबसाइट पर करानी होगी।
कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन हो, इसलिए राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। प्रतिबिंब हमेशा ही हम अपने कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों की रुचि की खबरें भी लाते हैं न्यूज़ यू कैन यूज़ के जरिए, और साथ ही साथ वीकेंड स्पेशल में हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास। और इस बार शनिवार के दिन क्या कुछ खास हम बताने वाले हैं? हम बता दें कि शनिवार को 30 अप्रैल भी है, और 30 अप्रैल 1870 को जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के का, और उनको डेडिकेटेड हमारा ये वीकेंड स्पेशल है, जिसमें हम सिनेमा की शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं इसकी झलक। क्या है भारत में फिल्म निर्माण की स्थिति, जिसकी नींव रखी थी दादा साहब फाल्के ने। भारतीय फिल्में भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक, दादा साहब फाल्के के दौर से आधुनिक समय के निर्देशकों तक की फिल्मों को अगर हम देखते हैं तो हमें गर्व गौरव की अनुभूति होती है। भारतीय सिनेमा मनोरंजन का सबसे बड़ा जनसंचार का सजग माध्यम है। We are topping in the world in making films. भारतीय फिल्मों के जनक दादा साहब फाल्के की 152वीं जयंती पर जानेंगे भारतीय फिल्मों का हाल। साथ ही आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा का सफर और भारतीय सिनेमा कैसे बन रहा है पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ सनसद टीवी पर। तो वक्त है लोगों से इजाजत लेने का। बिल्कुल, और जाते जाते हम आपको ये बता दें कि हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देख सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ प्रतिबिंब हमारे मोबाइल ऐप पर भी ये सारी जानकारी, ये सारी क्लिप्स मौजूद हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।